गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5। तो अब तक हमने क्या क्या सीख लिया था सरफेस केमिस्ट्री में। अब हमने आपको सिखा दिया अब तक एड्सॉर्प्शन कैसे होता है। एड्सॉर्प्शन सीखने के लिए पहले आपको एब्जॉर्प्शन सिखाया, फिर कौन कौन से फैक्टर एड्सॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, उसमें था आपको सिखाया फ्रूटलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो लास्ट क्लास में आपको मैंने फ्रूटलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म सिखाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बता चुका हूं, अच्छे से करना प्रिपेयर, आएगा पेपर में जरूर। उसके बेसिस पे दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाने की आदत डालो। अब मैं अब आप क्या हो गया, एक यूनिट निकल चुका, आप पूरे अच्छे से केमिस्ट्री को समझने लगे हो, तो प्रॉपर नोट्स बनाओ, तो तभी अच्छे से मजा आएगा। क्योंकि वो नोट्स को पढ़ के आप कभी भी कोई बोर्ड्स का पेपर देने जाओगे, कोई कंपटीशन का पेपर देने जाओगे, तो आपको हेल्प मिलेगी। मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रहा हूँ सारा कुछ, तो कोशिश करो सारे नोट्स बनाओ, ठीक है। तो फ्रूटलिच के एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बाद एक और साइंटिस्ट आया, लैंगमेयर, LANGMUIEIR। वो फ्रेंच साइंटिस्ट था और उसने एक और एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म दिया, उसे बोलते हैं लैंगमेयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, 1916 में। और वो भी बड़ा फेमस हुआ। उसका भी कॉन्सेप्ट फ्रूटलिच के साथ मिलता जुलता है, बट वो थोड़ा डिफरेंट टर्म्स में है। इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए भी, कंपटीशंस के लिए भी, तो सीख लो अच्छे से। बोर्ड्स में तो कम पॉसिबिलिटी है, कंपटीशंस में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, लेकिन आना चाहिए। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, किसी भी लेवल पे कोई भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, लैंगमेयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। चले शुरू करें फिर। तो करने जा रहे हैं जी लैंगमेयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो दिस इज गोइंग टू टॉपिक लैंगमेयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। किसने प्रपोज किया? लैंगमेयर ने प्रपोज किया 1916 में। उसने कुछ अजम्पशंस बनाई अपनी, और फिर एक फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाया। आइसोथर्म का मतलब तो याद है ना क्या होता था? आइसोथर्म का मतलब कोई भी ग्राफ जो डिपिक्ट करता है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किया हुआ ग्राफ, उसे हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। तो फ्रूटलिच ने बनाया था, अपना फॉर्मूला ड्राइव कराया था। फ्रूटलिच का फॉर्मूला याद है आपको क्या आया था? x अपॉन m इज इक्वल्स टू k p2 पावर 1 बाय n। x अपॉन m को हम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बोलते थे। x था मास ऑफ एड्सॉर्बेट, m था मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है, याद आ गया आपको? x था मास ऑफ एड्सॉर्बेट, m था मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो फ्रूटलिच ने बनाया था, तो ये था फ्रूटलिच का फॉर्मूला, x अपॉन m इज इक्वल्स टू k p2 पावर 1 बाय n। तो आपको मैंने बताया था n की वैल्यू वेरी करती थी 1 टू लेके इंफिनिटी तक। तो लो प्रेशर पे हो जाता था इज इक्वल्स टू k p2 पावर 1, और हाई प्रेशर पे हो जाता था k p2 पावर 1 अपॉन 0, यानी कि कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाता था। और कुछ ऐसा ग्राफ आया था उसका, ठीक है। तो ये स्ट्रेट था, फिर कुछ कर्व, और उसके बाद इंडिपेंडेंट। और जिस प्रेशर पे इंडिपेंडेंट होता था उसे हम बोलते थे सैचुरेटेड प्रेशर, राइट। तो ये था कुछ फ्रूटलिच का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। पिछली क्लास में कराया, अच्छे से पढ़ लो। उसमें मैंने उसके बेसिस पे सारा कुछ बताया, सारे ग्राफ बताए हैं, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, वो चेक कर लो। ये तो जस्ट आपको एक रिकनेक्ट करने के लिए मैंने बता दिया। आज का मेरा टॉपिक फ्रूटलिच नहीं, आज का मेरा टॉपिक लैंगमेयर है। अब हर साइंटिस्ट अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करता है, तो लैंगमेयर ने भी समझाने की कोशिश की। तो लैंगमेयर ने क्या समझाने की कोशिश की, वो सुनो ध्यान से। लैंगमेयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो लैंगमेयर ने पहले तो कुछ अजम्पशंस बनाई इस आइसोथर्म के बारे में। तो लैंगमेयर के जो पोस्टुलेट्स हैं, कुछ अजम्पशंस हैं, वो कुछ इस तरह से है अबाउट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। नंबर 1, पहले वो कहता है सरफेस ऑफ द सॉलिड, हाँ लिख लो ये साथ के साथ, इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री साइड्स। Surface of solid is made up of elementary sides each of which can absorb gas molecules। ठीक है, तो ये समझा रहे हैं कि कोई सॉलिड गैस मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है,
और उसका फर्स्ट पोस्टुलेट है भी जो सरफेस है सॉलिड का वो कुछ किससे बना होता है, कुछ साइड से बना होता है, और हर साइड क्या कर सकती है, कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब कर सकती है। याद रखना, एक साइड एक ही मॉलिक्यूल को एड्सॉर्ब कर सकती है। मैं पिक्टोरियली फिगर बना के आपको समझाता हूँ, लेकिन ये फर्स्ट अजम्पशन है। तो अजम्पशंस भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कंपटीशन में ऐसे ही बन जाता है क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट द अजम्पशन ऑफ लैंगमुयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये सीखोगे और इसी के बेसिस पे आपको फॉर्मूला समझ में आएगा। तो ईच एंड एवरी स्टेप इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग इट सीरियसली। ओके, सो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखो, जरूर कोई क्वेश्चन बनेगा फ्रूटलिच और लैंगमुयर में से। नंबर 2, वो कहता है जी द सर्फेस ऑफ द सॉलिड इज होमोजीनियस। सरफेस ऑफ सॉलिड इज होमोजीनियस, इसका मतलब है हर साइड के अंदर इक्वल पॉसिबिलिटीज है, सारी साइड्स बराबर है और सारी साइड्स के अंदर इक्वल पॉसिबिलिटी है ऑफ अट्रैक्टिंग द एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब करने की पॉसिबिलिटी सब में बराबर है। द सरफेस ऑफ सॉलिड इज होमोजीनियस, दैट इज ईच साइड is having equal possibility of attracting gas molecules। attracting मतलब एड्सॉर्प्शन करने के लिए। समझ रहे हो ना, सिंपल बातें हैं, ठीक है। मैं ज्यादा टाइम इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि सारा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, तो धीरे धीरे सुनते जाओ, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। अब कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, इतने इतने न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व कर दिए, सॉल्यूशंस के, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। तो गुड, अच्छा फ्लो बन चुका है। आप मेरे साथ पढ़ते जाओ, अगर कुछ अच्छा करके दिखाना है केमिस्ट्री में, ठीक है। अगर आपको पटियाला के टॉपर्स में निकल के आना है या IIT JEE क्रैक करना है, नीट का एग्जाम क्रैक करना है, तो पढ़ते जाओ बस अच्छे से अब, ठीक है। कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए मेरे को, इधर उधर से पढ़ो बस, और कोई फालतू बात नहीं। नेक्स्ट कहते हैं जी जो गैस है वो वेपर फेस में एब्जॉर्ब्ड गैस बिहेव आइडली। तो जो गैस के मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन करने वाले हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। एब्जॉर्ब्ड गैस बिहेव आइडली। फोर्थ कहते हैं जी ओनली मोनोलेयर इज फॉर्म्ड। ओनली मोनोलेयर इज फॉर्म्ड, यानी कि जो एड्सॉर्बेंट है उसके सरफेस पे जो लेयर बनेगी गैस की वो मोनोलेयर बनेगी, बहुत सारी लेयर्स नहीं बनेगी। ओनली मोनोलेयर इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे जो बनेगी ओनली मोनोलेयर बनेगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज, फिफ्थ पोस्टुलेट इज, देयर इज नो इंटरेक्शन, देयर इज नो लेटरल इंटरेक्शन। लेटरल का मतलब है भी जो एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल हैं जब सरफेस पे आएंगे तो वो केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे एड्सॉर्बेंट के साथ और अपने आप के साथ भी। सो देयर इज नो लेटरल इंटरेक्शन, दैट मीन्स एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स विल नॉट रिएक्ट देमसेल्व्स। अपने एड्सॉर्बेंट में भी कोई बॉन्ड नहीं बनेगा और एड्सॉर्बेंट का एड्सॉर्बेंट के साथ भी कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। So these are the 5 assumptions of the Langmuir adsorption isotherm। मैं पढ़ता हूँ, साथ साथ में मार्कर्स में इंक फिल करता हूँ, मार्कर लाइट चल रहे हैं, आप नोट करना शुरू करो। इंपॉर्टेंट assumptions है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इन्हीं के बेसिस पे पूरी थ्योरी आएगी और यही assumptions में से लिमिटेशन निकल के आती हैं भी। ये assumptions पूरी वैलिड नहीं तो Langmuir adsorption isotherm भी हमेशा वैलिड नहीं। अरे साइंटिस्ट लोग कोशिश कर रहे हैं बिहेवियर को समझने की, बट वो एग्जैक्ट बिहेवियर को कभी भी नहीं समझ सकते क्योंकि कुछ ना कुछ तो डिविएशन रहता ही रहता है। पहले फ्रूटलिच ने कोशिश की, वो बहुत सक्सेसफुल रहा, ये भी फ्रूटलिच जैसा ही रिजल्ट बन जाएगा। आप देखोगे तो दोनों एंड में सेम ही बनेगी, पर तरीका दोनों का अलग अलग था समझाने का। ओके, तो ऐसे करके बनती है। तो क्या है, और अब जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो और थ्योरी भी है, उसे मल्टी लेयर्ड थ्योरी बोलते हैं। ओके, अगर मेरे को लगेगा जरूरत है तो मैं वो भी आपको किसी क्लास में सिखा दूंगा। मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन, जैसे ये मोनोलेयर में वो मल्टी लेयर में होती है, वो भी एक थ्योरी बनी हुई है, ठीक है। बट वो BSc लेवल में आएगी, अगर कंपटीशन में जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा, राइट। ये लैंगमुयर के बेसिस पे तो पक्का सवाल आते हैं तो मैं सिखा रहा हूँ। बोर्ड्स में सिर्फ फ्रूटलिच आता है, बोर्ड्स में लैंगमुयर का भी सवाल नहीं आता, बहुत कम पॉसिबिलिटी है अगर आ जाए तो, राइट। तो क्या है assumptions? सरफेस ऑफ सॉलिड इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री साइड्स। कहता ये जैसे मान लो एक सॉलिड है, मैं बना भी देता हूं यहाँ पे, तो ये आपका है एक एड्सॉर्बेंट और इसके सरफेस पे क्या है, ऐसे साइड्स बनी हुई है। तो ये साइड्स हैं, ये जो मैंने अंदर की तरफ इसके बनाए हैं ये साइड्स हैं, जहां पे क्या हो सकते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स आके एड्सॉर्ब हो सकते हैं। और मान लो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है।
तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जिनका क्या होने जा रहा है, एड्सॉर्प्शन होने जा रहा है। ये साइट्स के अंदर जाके ट्रैप हो जाएंगे गैस के मॉलिक्यूल्स। तो ये साइट्स होगी, हाँ, तो सरफेस ऑफ सॉलिड इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री साइट्स। ये साइट्स हैं जिनके अंदर एड्सॉर्प्शन होने वाला है, और याद रखना हर साइट के अंदर एक ही गैस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होगा और सभी साइट्स की पावर इक्वल है। ऐसा नहीं भी कोई साइट ज्यादा एड्सॉर्प्शन करेगी कोई कम करेगी, नहीं, सभी के पास इक्वल अफिनिटी है। यही सेकंड पॉइंट है। तो सरफेस ऑफ सॉलिड इज होमोजेनियस, दैट इज ईच साइड इज हैविंग इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग गैस मॉलिक्यूल। थर्ड कहता है जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं जब वो वेपर फेज में होते हैं, गैसियस फेज में होते हैं। और फोर्थ कहता है भी जो सरफेस है उसके ऊपर सिर्फ एक ही लेयर बनेगी, मोनोलेयर इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस। और फिफ्थ कहता है भी जब गैस के मॉलिक्यूल्स आके एड्सॉर्ब करेंगे तो दो मॉलिक्यूल्स में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा और ना ही उनका रिएक्शन होगा विद द एड्सॉर्बेंट। ठीक है, तो मोनोलेयर बनेगी तो नो लेटरल इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्सॉर्बेट एंड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। तो ये इस तरह से चल रहा है, राइट। तो ये 5 पोस्टुलेट्स हैं, आप देखो इनको फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, चेक कर लो एक बार अच्छे से पोस्टुलेट, फिर आगे चलते हैं। अब क्या है, अब हमने लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का फॉर्मूला ड्राइव करना है। चलिए चलें, गुड, कर दे रब, ठीक है जी। तो होता क्या है बच्चों, ये मैंने बनाया था, साइड पे मैं बना के रख लेता हूं। ये मेरे पास था एक एड्सॉर्बेंट जिसके सरफेस पे क्या हो रही थी, एड्सॉर्प्शन। ये ब्लू कलर से मैंने बनाए थे गैस के मॉलिक्यूल्स जो क्या करेंगे, इसके सरफेस पे आके ट्रैप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या कहता है लैंगमुइर, कहता है टू ड्राइव इट्स फॉर्मूला। अब मैं इसका डेरिवेशन करने जा रहा हूं। The derivation of the formula, according to Langmuir, when the phenomenon of adsorption take place, तो दो प्रोसेसेस चलते रहते हैं बराबर में, वो होते हैं एक एड्सॉर्प्शन और एक डीसॉर्प्शन। तो गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस के ऊपर आके एड्सॉर्ब करते हैं, उसे एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। और आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 में मैंने रिवाइज करवाया था भी मॉलिक्यूल्स सॉलिड से दूर भागना भी शुरू कर देते हैं किसी कारण की वजह से, उसे हम बोलते हैं डीसॉर्प्शन। कारण क्या है भी टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो डीसॉर्प्शन फेवर हो जाएगा, या ये सारा सरफेस कवर हो गया तो नए मॉलिक्यूल्स आने के लिए डीसॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है जहां पे हम कहते हैं मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन हो जाता है। मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन का मतलब है लेयर फॉर्म होगी। तो हम ये नहीं बोलते भी एड्सॉर्प्शन रुक गया, हम ये बोलते हैं भी जितना रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है उतना रेट ऑफ डीसॉर्प्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम कहते हैं what we say at saturation point, saturation का मतलब है when one monolayer is formed on the surface of adsorbent, on the surface of adsorbent, then reaction attains equilibrium। क्या आ जाती है जी, इक्विलिब्रियम आ जाती है। A saturation, at saturation when one monolayer is formed on the surface of adsorbent, then reaction attains equilibrium, that is रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ
डिसॉर्प्शन। ठीक है, मतलब जितने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं साथ के साथ उतने मॉलिक्यूल्स का क्या स्टार्ट हो जाता है जी, डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। मॉलिक्यूल्स का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बराबर हो जाता है मॉलिक्यूल्स के रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के, यानी कि जितने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं उतने मॉलिक्यूल साथ के साथ डिसॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। लेयर फॉर्म होगी ना, बस उससे ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो इसका मतलब रिएक्शन रुक थोड़ी गया, इसका मतलब ये हो रहा है कि जितना एब्जॉर्प्शन है उतना ही डिसॉर्प्शन है। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। कब? एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे जाके रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। राइट, आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हो? तो एब्जॉर्प्शन के रेट के रिएक्शन को हमने रेट कांस्टेंट दे दिया Ka, दैट इज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और बाकी के नाम को दे दिया Kd, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो अब लैंगमुइर कहता है टू गेट द फॉर्मूला ऑफ कितनी एब्जॉर्प्शन हुई, आपको ये समझना पड़ेगा भी इक्विलिब्रियम की स्टेज है और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बराबर है रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के। एग्रीड? इतनी बात समझ में आती है? अब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो आगे सुनो फिर ध्यान से। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है मतलब कितनी जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा या कितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ द गैस। तो पी डाल सकते हैं, प्रेशर ऑफ द गैस। मान लो ये गैस के मॉलिक्यूल है और इनका प्रेशर पी है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतने वो मॉलिक्यूल धकेले जाएंगे टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, तो उतना एड्सॉर्बेंट की एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगी। तो एड्सॉर्प्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रेशर। ऑब्वियसली आपने पढ़ा जितना प्रेशर अप्लाई करोगे उतना एड्सॉर्प्शन ज्यादा, तो वन फैक्टर इज पी, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। सेकंड फैक्टर, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वेकेंट साइट्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वेकेंट साइट्स, कितनी साइट्स अवेलेबल है एब्जॉर्प्शन के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे जितने टेबल अवेलेबल है उतने बच्चे मैं बिठा सकता हूँ, तो कितने वेकेंट साइट्स होंगी उतना ज्यादा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा। मोर द नंबर ऑफ वेकेंट साइट्स मोर इज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब यहाँ पे वेकेंट साइट्स कैसे पता लगाएंगे हम? मान लीजिए थीटा है थीटा मान लो रिप्रेजेंट करता है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, थीटा को हम x बाय m भी लिख सकते हैं, जो फ्रूडलिच ने भी बताया था, मास ऑफ एड्सॉर्बेट अपॉन मास ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो थीटा इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, वो बराबर है यहां पे से फ्रैक्शन ऑफ साइट्स ऑक्युपाइड भी कह सकते हैं। अभी कितनी साइट्स ऑक्युपाइड होगी? साइट्स ऑक्युपाइड, ध्यान से समझो, मतलब एक ही है, मतलब उस चीज को आप 3-4 अलग नाम से लिख सकते हो। थीटा इज रिप्रेजेंटिंग एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब है भी कितनी फ्रैक्शन ऑफ साइट्स ऑक्युपाइड होगी, तो कितनी फ्रैक्शन ऑफ साइट्स ऑक्युपाइड होगी का मतलब है भी कितना मास ऑफ एड्सॉर्बेट है अपॉन कितना मास ऑफ एड्सॉर्बेंट है। तो एक ही बात है, आप x अपॉन m भी लिख सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन ऑफ द साइट्स ऑक्युपाइड भी लिख सकते हो, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी लिख सकते हो। एग्रीड? सभी चीजों का एक ही मतलब है। x अपॉन m फ्रूडलिच में यूज करते थे, यहाँ पे हम थीटा यूज कर रहे हैं। थीटा का मतलब भी वही है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे इसे स्पेसिफिकली बोल देते हैं फ्रैक्शन ऑफ साइट्स ऑक्युपाइड, और x अपॉन m से डिनोट करते हैं। तो थीटा बराबर है नंबर ऑफ साइट्स ऑक्युपाइड अपॉन टोटल साइट्स अवेलेबल। तो कितनी साइट्स ऑक्युपाई कर ली गैस मॉलिक्यूल ने अपॉन कितनी अवेलेबल है। ध्यान से सुनो, थीटा का मतलब है कितनी साइट्स ऑक्युपाइड अपॉन कितनी अवेलेबल है। तो मान लो n साइट्स हैं किसी सॉलिड के सरफेस के ऊपर, बच्चों कितनी साइट्स हैं? n साइट्स। तो कितनी ऑक्युपाइड होगी? तो नंबर ऑफ साइट्स ऑक्युपाइड होगी, सुनते जाओ अभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो नंबर ऑफ साइट्स ऑक्युपाइड होगी किसके बराबर? n थीटा के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो अवेलेबल यहाँ पे कितने n है, तो n से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ साइट्स ऑक्युपाइड किसके बराबर आ गई? n थीटा के बराबर आ गई। अब जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो बराबर है कितनी नंबर ऑफ वेकेंट साइट्स अवेलेबल है। सुनो ध्यान से, तो आपके पास कितनी साइट्स हैं टोटल? n, उसमें से ऑक्युपाइड कितनी आ गई? n थीटा। तो वेकेंट साइट्स कितनी बची? तो वेकेंट साइट्स बची आपके पास n माइनस n थीटा। दोबारा से समझा रहा हूं, कंफ्यूज मत हो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो प्रेशर कितना है गैस का, P, प्रेशर ऑफ द गैस, और आप इसे बोल सकते हो एड्सॉर्बेट। अरे एड्सॉर्बेट का प्रेशर ज्यादा होगा तभी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो प्रेशर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है, प्रेशर ऑफ एड्सॉर्बेट पे। दूसरा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है कितनी वेकेंट साइट्स अवेलेबल है, नंबर ऑफ वेकेंट साइट्स अवेलेबल। तो वेकेंट साइट्स कैसे निकाला मैंने? वेकेंट साइट्स निकाला भी जो x अपॉन m होता है उसे हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन।
प्रुडलिच ने ऐसा बोला था। यहाँ पे हम सिंबल यूज कर रहे हैं थीटा, और इसे फ्रैक्शन ऑफ साइड्स ऑक्युपाइड भी बोल सकते हैं। अभी जितनी फ्रैक्शन ऑफ साइड्स ऑक्युपाइड होगी उतनी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगी। ओके, तो कॉन्सेप्ट मतलब सेम है, लिखने का तरीका अलग अलग है। तो थीटा का मतलब हुआ कितनी साइड्स ऑक्युपाइड होगी अपॉन कितनी अवेलेबल है। तो अवेलेबल कितनी है यहाँ पे, अवेलेबल साइड्स है n, तो साइड्स ऑक्युपाइड कितनी आ गई n थीटा। तो वेकेंट साइड्स कितनी हुई n माइनस n थीटा। होप मेरा पॉइंट सबको समझ में आ गया। तो वेकेंट साइड्स अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट इज n माइनस n थीटा। तो यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ साइड्स अवेलेबल। तो नंबर ऑफ साइड्स अवेलेबल की जगह मेरे पास आ गया n माइनस n थीटा। तो दोनों को कंबाइन किया, कंबाइनिंग 1 and 2, तो कंबाइनिंग 1 and 2 करके मेरे पास बचा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया, एक स्टेप मैं स्किप कर रहा हूं, उसकी जगह डाल दिया Ka इज द रेट कांस्टेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इनटू प्रेशर ऑफ द गैस इनटू n माइनस n थीटा। इसमें से Ka बाहर, P बाहर, n कॉमन, 1 माइनस थीटा। तो ये मेरे पास बन गई पूरी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, इसे 1 मार्क कर दिया, इसे 2 मार्क कर दिया, और दोनों को कंबाइन करके 3 बन गई। Ka P n इंटू 1 माइनस थीटा। Ka है रेट कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ द एड्सॉर्प्शन रिएक्शन। रेट कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट डाला। P है प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ एड्सॉर्बेट। n है नंबर ऑफ द टोटल साइड्स, और 1 माइनस थीटा, थीटा है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। थीटा को x बाय m भी लिख सकते हो, और थीटा को मैंने बोला भी फ्रैक्शन ऑफ द साइड्स ऑक्युपाइड है। तो फ्रैक्शन ऑफ साइड्स ऑक्युपाइड का फॉर्मूला नंबर ऑफ साइड्स ऑक्युपाइड अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइड्स अवेलेबल। सारी बातें समझ आ रही हैं। तो ये आधा हो गया मेरे पास, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन आ गया। अब मैं क्या करूंगा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, फिर दोनों को इक्वेट करके निकाल लूंगा भी लैंगमुइर का फॉर्मूला क्या है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का। बस इतनी सी बात है। क्लैरिटी आ रही है सबको, आराम से इसे नोट करो, चेक करो। मैं 2 मिनट दोबारा मार्कर देख लूं एक बार, और आप इसे अच्छे से कंप्लीट करो। कर लो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं सबको। शाबाश, आ रहे ना समझ। T फिर n माइनस एन थीटा, K P इंटू एन माइनस एन थीटा, थीटा है x बाय m। थीटा का दूसरा मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ द साइड्स ऑक्युपाइड, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स ऑक्युपाइड अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइड्स अवेलेबल। अवेलेबल कितनी है n, तो नंबर ऑफ साइड्स ऑक्युपाइड कितनी n थीटा, तो वेकेंट कितनी, फिर n में से n थीटा कटा दीजिए, तो n माइनस n थीटा। तो कर के आपके पास फॉर्मूला बन गया रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन का, Ka P इंटू n इंटू 1 माइनस थीटा। अब हम निकालेंगे रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। ठीक है जी, चलिए कर दे रब सारा। तो अब मैं मिटाऊंगा, क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए। स्पेस यहाँ पे अवेलेबल तभी होगी अगर ये मिटाया जाएगा। कर दें फिर, चलिए। तो अब रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन आ गया कि ए पी इंटू, बस ये थर्ड इक्वेशन यहाँ पे याद रखने वाली है। एंड में आपको रिजल्ट ही याद रखने वाला होगा, लेकिन एक बार समझाना जरूरी इसलिए है ताकि आपके दिमाग में बस जाए। नहीं तो आप बोलोगे सर ये क्रैम करवा दिया, आपको फीलिंग नहीं आएगी। अब जब भी कभी कंपटीशन में, जेई में, एडवांस में, मेंस में कोई भी क्वेश्चन आएगा, नीट में कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप फटाक से कर दोगे लैंगमुइर का, पक्की बात है। क्योंकि आपको टिप्स पे होगा सब कुछ, सब आपको याद होगा। मोनोलेयर है, सरफेस होमोजीनियस है, हर साइड की इक्वल पॉसिबिलिटी है, लेटरल इंटरेक्शन नहीं होगा, और सरफेस के ऊपर साइड्स हैं उनमें एड्सॉर्प्शन होता है, तो प्रेशर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ साइड्स पे अवेलेबल पे डिपेंड करता है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम आएगी। तो आपको अब सारी चीजें याद रहेंगी। अगर आप सिर्फ रिजल्ट समझ लोगे, फिर आपको क्या होगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से पता चलेगा, डेप्थ में क्लैरिटी नहीं आएगी। ओहो, मैंने ये फिर रब कर दिया। चलिए, तो ये था मेरा एड्सॉर्बेंट, जिसके सरफेस पे क्या हो रही थी, एड्सॉर्प्शन। तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स आके क्या कर रहे थे, एड्सॉर्ब हो रहे थे। ओके, बढ़े आगे। चलो थोड़ा आराम से करते हैं, शायद ज्यादा फास्ट जा रहा है टेम्पो। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बच्चों क्या निकल के आया,
तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन निकल के आया, जो इक्वेशन नंबर 3 निकल के आई, वो निकल के आई के ए पी एन 1 माइनस थीटा। अब रेट ऑफ डिसॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ डिसॉर्प्शन डिपेंड करेगा भी कितनी साइड्स ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, तो ऑलरेडी कितनी साइड्स ऑक्युपाइड है। तो थीटा बताया था क्या था? फ्रैक्शन ऑफ द साइड्स ऑक्युपाइड। क्या मतलब था थीटा का? कितनी हैं और कितनी ऑक्युपाइड है। नंबर ऑफ साइड्स ऑक्युपाइड अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइड्स अवेलेबल, मतलब टोटल। ठीक है, शायद मैं पहले अवेलेबल साइड्स लिखा गया, अवेलेबल मतलब टोटल नंबर ऑफ साइड्स। तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? n है। तो ऑक्युपाइड कितनी आई थी? हाँ, तो ऑक्युपाइड साइड्स आई थी मल्टीप्लाई करके n थीटा। तो ऑक्युपाइड साइड्स हैं मेरे पास n थीटा की। तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ, n थीटा। n थीटा इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑक्युपाइड। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम क्या डाल सकते हैं यहाँ पे? अच्छा, रेट कांस्टेंट का के नाम था, सॉरी, यहाँ पे नाम है केडी। केडी इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट फॉर डिसॉर्प्शन रिएक्शन, केडी इनटू n थीटा। एट इक्विलिब्रियम ऑप्शन को हम इक्वेट कर सकते हैं रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के साथ। तो इक्विलिब्रियम पे क्या किया मैंने? रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को इक्वेट कर दिया रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के साथ। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बराबर हो गया रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। राइट बच्चों? तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को मैंने इक्वेट कर दिया रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के साथ। तो अब आपके पास के ए पी एन 1 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू के डी एन थीटा। राइट बच्चों? तो मेरे पास बच गया के ए अपॉन के डी। ध्यान से सुनो पहले, तो के ए अपॉन के डी और बच गया उधर के ए अपॉन के डी पी एन। अच्छा, एन और एन तो कैंसिल हो गया। पी इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, के अपॉन के डी। अब बच्चों के डी दोनों कांस्टेंट है, तो के अपॉन के डी को एक नया कांस्टेंट नाम दे सकते हैं हम। चलो के अपॉन के डी को एज इट इज रहने दो। ठीक है, तो के अपॉन के डी बन गया पी इंटू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। अब आपको मैथ्स यहाँ पे सिखाते हैं। ठीक है, तो इसका अगर रेसिप्रोकल करें तो बन गया आपके पास 1 माइनस थीटा। ठीक है, मतलब इधर शिफ्ट कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा के डी अपॉन के ए और डिनोमिनेटर में पी। ठीक है, तो ये बन गया 1 अपॉन थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू के डी अपॉन के ए इंटू पी। राइट बच्चों? ये उधर चला गया, इधर देखो ध्यान से, 1 अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू के डी अपॉन के ए इंटू पी प्लस 1। एलसीएम ले लो, 1 अपॉन थीटा आ गया के डी प्लस के ए इंटू पी अपॉन के ए इंटू पी। तो थीटा की वैल्यू आ गई विच इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, थीटा की वैल्यू आ गई के ए इंटू पी अपॉन के डी प्लस के ए इंटू पी। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आ गई के ए इंटू पी अपॉन के डी प्लस के ए इंटू पी। यस, तो ये बन गया आपके पास किसका? लैंगमेयर का फॉर्मूला। दोबारा से सुन लो, बहुत इजी है मैथ, मैं आपको अच्छे से करवा देता हूं। ठीक है, एक बार चेक कर लो क्या बना आपके पास। तो के डी, दोबारा से सुन लो मैथ क्या किया, के पी एन। बच्चों यहाँ पे के डी दोनों कांस्टेंट है, तो उसकी टेंशन मतलब वो हो जाएगा सॉल्व। आपके पास के अपॉन के डी है, पी थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा बचा आपके पास। तो 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया के डी अपॉन के ए, डिनोमिनेटर में पी, इसे लिख लिया 1 अपॉन थीटा माइनस 1 के अपॉन के डी अपॉन के इंटू पी। तो थीटा आ गया के इंटू पी अपॉन के डी प्लस के इंटू पी। तो ये कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग फॉर्म नहीं है। इसे इंटरेस्टिंग फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, जरा देखना बड़ा ध्यान से।
तो इंटरेस्टिंग फॉर्म बनाने के लिए इसे kd से डिवाइड करते हैं, तो बन गया आपके पास k अपॉन kd इंटू पी अपॉन kd अपॉन kd 1 प्लस k अपॉन kd इंटू पी। तो इसे लिख देते हैं bp अपॉन 1 प्लस ap, या ऐसे भी लिख सकते हो ap अपॉन 1 प्लस bp। ठीक है जी, तो हम ये प्रेफर करते हैं इसकी फॉर्म, क्या प्रेफर करते हैं, bp अपॉन 1 प्लस ap या ap अपॉन 1 प्लस bp। अब बोलोगे सर a और b क्या है, a और b k अपॉन kd के रेशियो को एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया a और b। a और b एक ही चीज है पर अलग अलग करके इसलिए लिख रहे हैं ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थोड़ा डिफरेंशिएट रहे। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आ गई ap अपॉन 1 प्लस bp या bp अपॉन 1 प्लस ap, मतलब ऊपर प्रेशर के साथ कांस्टेंट, नीचे 1 प्लस प्रेशर के साथ कांस्टेंट, बस ये फर्क है। ठीक है, तो ये फॉर्म अच्छी नहीं लगती, इस फॉर्म में से कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, थीटा यानी कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो यहीं पे कर सकता है, k अपॉन kd को k लिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो k अपॉन kd मैंने k कर दिया, दोबारा से सुन लो, k इंटू पी बराबर हो गया थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। अब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन kp 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा, तो 1 अपॉन थीटा माइनस 1, राइट। तो ये आपको समझ आ चुका, 1 अपॉन थीटा हो गया 1 अपॉन kp प्लस 1, तो 1 अपॉन थीटा आ गया कितना, 1 प्लस kp अपॉन kp, थीटा रेसिप्रोकल करके कितना, kp अपॉन 1 प्लस kp। ये भी लिख सकते हो, या bp अपॉन 1 प्लस ap भी लिख सकते हो, या ap अपॉन 1 प्लस bp भी लिख सकते हो। यार कोई मर्जी फॉर्म लिख लो, बस ये फॉर्म में होना चाहिए, ऊपर प्रेशर के साथ कांस्टेंट, नीचे 1 प्लस प्रेशर के साथ कांस्टेंट। तो लैंगमुयर कहते हैं सभी का मतलब एक ही है। आगे इसको मैं मॉडिफाई करवाता हूं तो आपको और समझ में आएगा। तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और एक्सटेंट ऑफ डिसॉर्प्शन को इक्वेट किया, k अपॉन kd को एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया कैपिटल K, सिर्फ k की वैल्यू, तो k की वैल्यू यहां से आप समझ लो तो आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। इस स्टेप के बाद ये रहने दो, आप ये रहने दो, ये आपको मुश्किल लगेगा, इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिन्होंने वो देख लिया नो प्रॉब्लम, वो भी एक ही चीज है, बस इस फॉर्म पे पहुंचना है हमने, तो हमें तो फॉर्म याद रखनी है, और फॉर्म याद रखने के लिए हमें डेरिवेशन नहीं आनी कंपटीशन में, हमें तो उसका रिजल्ट समझ में आना चाहिए, रिजल्ट कैसे आया और उसका क्या लॉजिक है। तो मैंने क्या किया, kp इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा हो गया, k अपॉन kd को k का नाम दे दिया। ठीक है, मैं लिख देता हूं जिनको नहीं पता चल रहा, k अपॉन kd को मैंने किसका नाम दे दिया, k का नाम दे दिया। इस स्टेप से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, k अपॉन kd बन गया kp इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टेप्स किए हैं मैंने, क्या किए, रेसिप्रोकल करके kp थीटा अपॉन, हाँ रेसिप्रोकल करके 1 अपॉन kp हो गया 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा, 1 अपॉन थीटा माइनस 1। तो उसके बाद क्या किया, 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा लिख दिया, 1 अपॉन थीटा माइनस 1, 1 अपॉन थीटा इधर उधर प्लस में चला गया, एलसीएम लिया, थीटा बन गया kp अपॉन 1 प्लस kp। तो थीटा को आप लिख सकते हो kp अपॉन 1 प्लस kp, ये भी फॉर्म ठीक है। bp अपॉन 1 प्लस ap, ये भी चलती है। ap अपॉन 1 प्लस bp, ये भी चलती है। चाहे b कैपिटल डाल लो, चाहे b स्मॉल डाल लो, चाहे a कैपिटल डाल लो, चाहे a स्मॉल डाल लो, चाहे a ऊपर डाल लो, चाहे a नीचे डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको p अपॉन 1 प्लस p के साथ कांस्टेंट है, ये फॉर्म याद होनी चाहिए। और ये थीटा है, थीटा का मतलब यहाँ पे साथ में है कितना फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन हुआ, तो फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन को हम इससे भी डिनोट करते हैं, मास ऑफ एड्सॉर्बेट अपॉन मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। लेक्चर 4 करके बैठना, तब लेक्चर 5 समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ आने वाला, राइट। बातें क्लियर होगी कुछ, तो ये फॉर्म बन के आ गई। अब आप बोलोगे सर इसका क्या फायदा हुआ, मैं आपको इससे इसका मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब ये है भी जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है फिर वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, ऊपर भी प्रेशर है, नीचे डिनोमिनेटर में भी प्रेशर है। अब इसको मैं हाई प्रेशर लो प्रेशर में कन्वर्ट करूंगा तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। और इससे ये समझ में आता है भी, बस ये एड्सॉर्प्शन को समझाने का एक और डिफरेंट तरीका है। और ये जो कांस्टेंट है जो हमने a या b डाले हैं या k है, k a b, इनका मतलब सेम है। ये सारे जो कांस्टेंट है ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। एक तो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट के ऊपर, एक डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट के ऊपर, एक डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना है। क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं आइसोथर्म, तो वी आर टेकिंग कांस्टेंट टेम्परेचर, तो अलग अलग टेम्परेचर्स पे ये कांस्टेंट्स की वैल्यूज अलग अलग आएंगी, राइट। तो
ये जो K है या A है या B है ये एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट पे, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पे एंड टेम्परेचर ऑफ द एड्सॉर्प्शन, टेम्परेचर ड्यूरिंग द एड्सॉर्प्शन। 3 फैक्टर्स पे ये डिपेंड करते हैं। तो मैं मिटा दूं, सब आपको समझ में आ गया। दोबारा देख लो स्टेप, K इंटू पी इंटू एन माइनस थीटा, ये था एड्सॉर्प्शन, ये था डिसॉर्प्शन। K अपॉन KD को नाम दे दिया K, KP इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, KP इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, 1 अपॉन किया, थीटा निकाला, KP अपॉन 1 प्लस KP, चाहे ये लिख लो, चाहे ये फॉर्म लिख लो, चाहे ये फॉर्म लिख लो। ओके, तो अब मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ इसे फ्रूटलिच के साथ और इसके कुछ ग्राफिकल समझाता हूँ। क्लैरिटी है सबको? गुड, चेक करो एक बार। देखो मैं देता हूं आपको 2 मिनट का पॉज, कर लो शाबाश कवर। कर लो नोट। चलो, तो नेक्स्ट कैसे कंटिन्यू करना है? तो आपके पास फॉर्मूला बन के आ गया लैंगमुयर का, बहुत इंपॉर्टेंट है लैंगमुयर, इसीलिए इतनी जान मार रहा हूं, कर लेना अच्छे से। तो फ्रूडलिच ने क्या बोला था, याद करो। फ्रूडलिच ने बोला था x अपॉन एम इज इक्वल्स टू k p2 पावर 1 बाय n। ठीक है, ये है फ्रूडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का फॉर्मूला। अब लैंगमुयर ने बोला है x अपॉन m का मतलब है Kp upon 1 plus Kp, where K is constant which depends upon, हाँ इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब एक ही है, कोई कैपिटल भी डाल सकता है। ओके, सेम, they are all same, depends upon nature of adsorbate, nature of adsorbent and temperature of the adsorption। तो 3 फैक्टर्स पे ये डिपेंड करते हैं। ठीक है जी, तो these depends upon 3 factors, nature of adsorbate, nature of adsorbent and temperature of adsorption। x upon m क्या है? x upon m Kp upon 1 plus Kp या AP upon 1 plus AP या BP upon 1 plus AP। नाउ इसको कंपेयर करते हैं फ्रूडलिच के साथ। सुनो, अगर प्रेशर बहुत हाई है, तो हाई प्रेशर का मतलब हो गया ये जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं P विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन A, मतलब Kp विल बी ग्रेटर देन A, मतलब 1 प्लस Kp इज नियरली इक्वल्स टू Kp। क्या बोलते हो? हाई प्रेशर पे 1 प्लस Kp Kp के बराबर होगा। 1 को इग्नोर कर सकते हो, प्रेशर हाई बोल रहे हैं हम, तो आपके पास x अपॉन m थीटा, राइट, थीटा और x अपॉन m एक ही बात है, फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, मास ऑफ एड्सॉर्बेट अपॉन मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया था, लिखा होगा आपने, चेक कर लेना। तो आपके पास क्या बचा? x अपॉन m बचा है, नीचे वाला Kp, नीचे वाला जो है वो Kp ही रह गया, तो आपके पास x अपॉन m हो गया। चलो इसमें ही समझ लो, Kp अपॉन Kp, तो Kp Kp कट गया, यानी कि 1, यानी कि कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ भी जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर। तो यही तो फ्रूडलिच भी कहता था कि जब हम ग्राफिकल प्लॉटेशन करते थे x अपॉन m वर्सेस प्रेशर का, तो याद है एक प्रेशर ऐसा आता था जब हम बोलते थे कि एड्सॉर्प्शन का रेट क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो जाता है।
तो हाई प्रेशर पे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, तो x अपॉन m बिकम कांस्टेंट एट हाई प्रेशर, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड प्रेशर, राइट? क्लियर है बात? तो x अपॉन m बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एट हाई प्रेशर। चले, तो अब हाई के बाद अगर लो प्रेशर को समझोगे तो लो प्रेशर पे क्या बोलोगे? वी प्रेशर की वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, तो आप क्या करोगे? केपी को इग्नोर कर सकते हो 1 के कंपैरेटिवली, तो 1 प्लस केपी आपका क्या रह गया? नियरली इक्वल्स टू 1 ही रह गया। तो x की वैल्यू x अपॉन m यानी कि थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? थीटा x अपॉन m जो है वो किसके बराबर आ गया? kp अपॉन 1। तो x अपॉन m किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? k तो है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 पर 1। तो फ्रूडलिच भी तो यही बोलता था, v जो स्मॉल प्रेशर है उसके ऊपर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे डिपेंड करता है? प्रेशर टू पावर 1 पे डिपेंड करता है। तो x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टू पावर 1। तो हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट हो जाता है, x अपॉन m बिकम कांस्टेंट। लो प्रेशर पे प्रेशर टू पावर 1 पे डिपेंड करता है, हाई पे इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो इन तीन फैक्टर्स पे तो ऐसे करके होता है। इंटरमीडिएट प्रेशर पे लोगे तो वही फ्रैक्शनल पावर ऑफ प्रेशर पे डिपेंड करेगा, तो कर्व्स आ जाएगा। ओके, पॉइंट समझ में आ गया? तो 1 पावर से लेके मतलब आप समझ रहे हो ना, भी x अपॉन m जो इसमें है प्रेशर, वही जैसे उसमें 1 अपॉन n था, तो यहाँ प्रेशर की डायरेक्टली n डाल सकते हो आप। तो n जो है लो प्रेशर पे 1 है और हाई प्रेशर पे कितना है? 0। और यानी कि n की वैल्यू डिक्रीज करेगी फ्रॉम 1 to 0। क्या समझ आया? फ्रूडलिच के अंदर तो ये था 1 अपॉन n से चलता था, ये 1 अपॉन n नहीं चल रहा है, ये डायरेक्टली p के ऊपर आ गया। तो आपने क्या सीखा? अभी लो प्रेशर पे p1 आया, हाई प्रेशर पे p की पावर कितनी आ गई? 0 आ गई। अरे चेक करो ना यार, यहाँ पे 1 है तो 1 का मतलब p2 पर 0 है, और लो प्रेशर पे p2 पर 1 है। तो इसका मतलब जब आप लो से हाई की तरफ जाओगे तो पावर कहां से कहां जाएगी? सो व्हेन यू मूव फ्रॉम लो टू हाई द पावर चेंजेस फ्रॉम 1 to 0। तो मतलब एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन घटता जाएगा वर्सेस प्रेशर, मतलब प्रेशर की डिपेंडेंसी घटती जाएगी, और हाई पे जाके प्रेशर टू पावर 0 हो जाएगी, यानी कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रूडलिच और लैगमेयर ऑलमोस्ट सेम बातें बताते हैं। एग्रीड? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो दोबारा से देख लो, अगर प्रेशर लो डालोगे तो प्रेशर लो के वजह से आप नीचे वाले प्रेशर को इग्नोर कर दो, तो आपके पास P2 पर 1 बचेगा लो प्रेशर पे, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो गया। हाई पे डालोगे तो हाई पे आपके पास 1 बचेगा, P ग्रेटर देन 1 हो गया। तो ऊपर भी केपी नीचे भी केपी, यानी कि प्रेशर से इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है एन की वैल्यू, मतलब मान लीजिए प्रेशर की पावर एन पे डिपेंड कर रहा है, और एन यहाँ पे वेरी कर रहा है 1 to 0। ठीक है, बात वही है, वहां पे 1 अपॉन एन था, तो फिर एन की 1 अपॉन एन था, तो मैंने आपको बताया था जो एन की डिपेंडेंसी थी उसमें कुछ ऐसे थी, है ना, कुछ ऐसे करके थी उसमें, और इसमें डायरेक्टली हम लिख रहे हैं तो 1 to 0। मतलब वही बात है, पहले स्ट्रेट में जाएगा, फिर थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, फिर लास्ट में सैचुरेशन आ जाएगी। तो ये हो गया आपका लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है जी, अब इसके कुछ ग्राफ हैं वो समझ लो, फिर थोड़ा सा एडसॉर्प्शन फॉर्म सोल्यूशन। तो बस आज हम एडसॉर्प्शन फिनिश करते हैं, बस 10 मिनट और सुन लीजिए और ये सारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा, राइट। और नेक्स्ट क्लास से हम कोलाइड शुरू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज एडसॉर्प्शन, सेकंड में हम शुरू करेंगे कोलाइड, और थर्ड में हम करेंगे कैटलिस्ट। वो सबसे इजी है, वो सबसे एंड में करेंगे। तो आज 5वां लेक्चर है, 5 या 6 लेक्चर और लगेंगे, तो होप हम 5-6 लेक्चर्स में कवर कर पाएंगे। कोशिश तो है 10-11 में हो जाए खत्म, नहीं तो 12वां एक आध और लग जाएगा, राइट। चलिए बस पढ़ते रहिए, बने रहिए साथ में, तो होता जाएगा। तो मिटा दूं सारा कुछ, तो क्लैरिटी, आप कोई भी क्वेश्चन आएगा हो जाएगा ना अटेम्प्ट। बस आप ये पढ़ना जो मैंने आपको लिखवाए हैं सारे बातें, हाँ ये लो हाई वाली नोट कर लेना, नहीं आएगा तो दोबारा समझ लेना, अपने आप करना ट्राई, हो जाएगा। तो अब मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है लैंगमुइर का। तो ये एक तो मेरे पास बन के आ गया लैंगमुइर में, x अपॉन m बराबर है किसके, kp अपॉन 1 प्लस kp, या bp अपॉन 1 प्लस ap, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है जी, तो ध्यान से देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें रेसिप्रोकल कर लो, तो बन गया p अपॉन x
m upon x is equals to 1 plus ap upon bp। m upon x हो गया 1 plus ap upon bp। तो आपके पास बचा m upon x is equals to 1 upon bp plus ap upon bp। तो प्रेशर कट गया यहाँ पे, ठीक है, प्रेशर कट गया। तो आपके पास बचा m upon x is equals to 1 upon bp plus 1। m upon x is equals to, हाँ, तो मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है p अपॉन x अपॉन m के साथ। तो कैसे करेंगे, गड़बड़ होगी यहाँ पे थोड़ी सी, चेक करो। बहुत इजी था, मैंने ऐसे कंफ्यूज कर दिया। ये x अपॉन m को डिनोमिनेटर में ले जाओ यार, ठीक है बस। यार वैसे तो ग्राफ किसी भी दो वेरिएबल्स में आ सकता है, आप कोशिश करा करो बस उसे स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करो। ये 1 पावर है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, बस ये सीखने वाली। x अपॉन m को p अपॉन x अपॉन m, इधर हो गया 1 प्लस ap p अपॉन x अपॉन m, और ये इधर चला गया ap अपॉन b। तो इसे लिख दिया 1 अपॉन b प्लस ap अपॉन b, ठीक है। तो p अपॉन x बाय m आपका है y वेरिएबल, प्रेशर अपॉन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन b प्लस a अपॉन b इंटू p। तो इसे है y इज इक्वल्स टू, ये आगे आ गया a अपॉन b इंटू p प्लस 1 अपॉन b। तो ये बन गई फॉर्म y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो m यहाँ पे है a अपॉन b विच इज अ कांस्टेंट, स्लोप ऑफ द ग्राफ, और इंटरसेप्ट की वैल्यू भी 1 अपॉन कांस्टेंट है, और ये वर्सेस प्रेशर है, यानी कि ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार। चेक करिए हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक। मैं बोल रहा हूँ 1 पावर पे डिपेंडेंसी है तो स्ट्रेट लाइन है, p है मेरा y वेरिएबल, x अपॉन m है p अपॉन x अपॉन m, वर्सेस है प्रेशर। तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और जो उसका इंटरसेप्ट होगा, समझते हो ना, c को इंटरसेप्ट बोलते हैं, इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन b, और जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है, स्लोप आएगा m के इक्वल, दैट इज इक्वल्स टू a अपॉन b। हाँ, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ a अपॉन b आएगा। y वेरिएबल है p अपॉन x अपॉन m, x वेरिएबल है प्रेशर, इंटरसेप्ट आ गया 1 अपॉन b, स्लोप आ गया a अपॉन b। a अपॉन b भी एक कांस्टेंट है, पता है आपको, और ये 1 अपॉन b एक रेसिप्रोकल ऑफ कांस्टेंट हो गया। चेक करते जाना, बस आपको जो भी दो वेरिएबल आए इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। किस फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस c में। अगर वो बोले इन दो वेरिएबल में प्लॉट करना है, तो बस सोचो y कौन बन सकता है, x कौन बन सकता है, x के बाद साथ वाला स्लोप, और जो कांस्टेंट टर्म है वो इंटरसेप्ट, ठीक है। कोई मुश्किल बात नहीं है, कर सकते हो आप अपने आप 12th में होगे, इतने सारे ग्राफ पढ़े हैं। ये ग्राफ इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है पेपर्स में। तो p वर्सेस x अपॉन m के ग्राफ कुछ इस तरह से होता है तो स्ट्रेट लाइन का ही, और स्लोप a अपॉन b होगा, और